तो अब हम शुरू करने वाले हैं। आज से बेसिकली हमारा सिलेबस शुरू होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का। सेकंड नंबर का लेक्चर कुछ इतना खास नहीं रहा था, ठीक है, इसलिए मैं एक बार हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ कि सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़े थे। हमने पढ़े थे कि जहाँ तीन कंडक्टिंग वायर एक जगह मिलेंगे वो कहलाएगा क्या, जंक्शन। जैसे कि आप बी ए पॉइंट एक जंक्शन है और ई पॉइंट एक जंक्शन है ना। जहाँ दो कंडक्टिंग वायर मिलेंगे वो क्या कहलाएगा हमारा, नॉड। ए क्या है, नॉड। सी बी क्या है, नॉड। एफ बी क्या है, नॉड। लेकिन डी नॉट नहीं है क्योंकि ये एक ही कंपोनेंट है, इसमें दूसरा कोई कंपोनेंट है ही नहीं, ठीक है। और दो जंक्शन को जो जोड़ेगा, एक ये और एक ये, दो जंक्शन को किसने जोड़ा, एक इसने जोड़ा और एक इसने जोड़ा और एक इसने जोड़ा। तो दो जंक्शन को जो जोड़ेगा हम उसे कहेंगे ब्रांच, ठीक है। ये हो गया जंक्शन, ब्रांच। और लूप किसे कहेंगे हम लोग, क्लोज कंडक्टिंग पाथ। ये यहाँ से ये यहाँ से या कहीं से भी पकड़ लो, ए से, तो ये यहाँ से गए यहाँ पर आए, यहाँ से गए वापस यहाँ पर आ गए। तो ए बी ई एफ ए, ये क्या कहलाएगा, एक क्लोज पाथ। और इस क्लोज पाथ को हम लोग कहते हैं लूप। क्या कहते हैं, लूप। चलो अब आगे बढ़ते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ देखते हैं। तो किरचॉफ अब पिक्चर में आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी के, और इसने हमको दो लॉ दिया था, जिसमें का फर्स्ट लॉ है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जिसे हम लोग करंट लॉ भी कहते हैं और जंक्शन लॉ भी कहते हैं क्योंकि ये जंक्शन पे अप्लाई होता है। अब देखो ये क्या कहता है, मान लो ये एक जंक्शन है, जंक्शन है तो मतलब यहाँ दो से ज़्यादा कंडक्टिंग वायर आके मिलेंगे। तो ये एक वायर मान लो, और मान लो इस जंक्शन पर इस वायर से जो करंट आ रहा है वो I1 है ना। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 एम्पियर 3 एम्पियर। उसी तरह इधर से भी एक वायर आ रहा है, और मान लो ये जो जंक्शन पर ये जो वायर आ रहा है, इससे जो करंट आ रहा है मान लो वो I2 है। यहाँ से भी एक वायर इस जंक्शन पर आ रहा है ना। मान लो कि इसमें से जो करंट है वो I3 है। उसी तरह मान लो इस जंक्शन से एक वायर के ज़रिए करंट बाहर जा रहा है, ठीक है। मान लो जो करंट बाहर जा रहा है वो I4 है। और उसी तरह इस जंक्शन से एक और करंट है जो बाहर जा रहा है, मान लो वो कितना है, I5 है। उसी तरह मान लो क्या एक और वायर है जो इस करंट पर, इस जंक्शन पर करंट को ला रहा है, लेट से कि वो हमारा I6 है। तो जंक्शन लॉ क्या कहता है, किरचॉफ का जंक्शन लॉ क्या कहता है, किरचॉफ का जंक्शन लॉ हमको ये बताता है कि जितना करंट जंक्शन पर आएगा, कितना करंट आ रहा है, एक इससे आ रहा है, एक इससे करंट आ रहा है, एक इस वायर से करंट आ रहा है, एक इस वायर से करंट जंक्शन पर आ रहा है, और इस वायर से भी करंट जंक्शन पर आ रहा है। जितना भी करंट जंक्शन पर आएगा, इसका कहना था उतना ही करंट जंक्शन से निकलेगा भी। तो ये दो हिस्सों में करंट निकल जाएगा। मान लो कि इससे आया 1 एम्पियर करंट, इससे आया 2 एम्पियर करंट, इससे आया 4 एम्पियर करंट, इससे आया मान लो 3 एम्पियर करंट। तो नहीं, ये तो निकल गया है ना, तो यहाँ तो ये तो निकल गया ना करंट। ये इससे I6 से करंट आया 3 एम्पियर। तो टोटल करंट जंक्शन पर कितना आया, 1 और 2 3 और 4 7, 7 और 3 10 एम्पियर करंट जंक्शन पर आया। तो करंट निकलेगा भी कितना, 10 एम्पियर ही करंट निकलेगा। तो यहाँ से जो करंट निकलेगा मान लो वो 5 एम्पियर है, और यहाँ से जो करंट निकलेगा वो कितना है, 5 एम्पियर है। तो यहाँ से 5 निकल गया और यहाँ से 5 निकल गया, यानी कि 10 एम्पियर करंट यहाँ से अगर इन हुआ 10 एम्पियर करंट, तो आउट भी कितना होगा, 10 एम्पियर करंट आउट होगा। यानी कि जंक्शन पर करंट कितना बचा, 0। समझ में आया आपको बात। जितना करंट जंक्शन पर आएगा उतना ही करंट जंक्शन से निकलेगा भी, यानी कि जंक्शन पर करंट कितना रहेगा, 0। यही है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड है जंक्शन लॉ और करंट लॉ। हम इसे मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं कि जितने भी करंट जंक्शन पर आएंगे हम उसे पॉजिटिव बोलेंगे। जैसा कि I1 करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है तो हम इसे प्लस लिखेंगे। उसी तरह I2 भी जंक्शन की तरफ आ रहा है तो हम इसे प्लस लिखेंगे। I3 भी जंक्शन की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव। I4 करंट जंक्शन से निकल रहा है इसलिए हम इसे माइनस लिखेंगे। I5 भी करंट निकल रहा है इसलिए हम इसे माइनस। I6 करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है इसलिए हम इसे प्लस लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो पूरे प्लस एक तरफ लेके आता हूँ, पूरे माइनस एक तरफ लेके चल जाता हूँ। सो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I6 इज इक्वल्स टू, इधर से इधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, और इसी तरह ये इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस।
यानी कि 10 एम्पियर अगर करंट जंक्शन पर आया है तो 10 एम्पियर करंट जंक्शन से निकलेगा। यानी कि टोटल करंट को हम लोग I से डिनोट करते, और I की वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम I की वैल्यू मिनिमम 1 हो सकती है, उससे लेकर n नंबर तक I की वैल्यू हो सकती है, जैसे कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 n नंबर तक हो सकती है ना। तो टोटल करंट एट जंक्शन इज इक्वल टू 0, यही है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ और जंक्शन लॉ। तो अगर हम इसको लिखना चाहे तो हम ऐसा लिखेंगे, द अल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अल्जेब्रिक सम बोले तो प्लस माइनस, ठीक है। ओके चलो, ये हो गया फर्स्ट कि जंक्शन पर फर्स्ट लॉ क्या बताता है, ध्यान में रखना, फर्स्ट लॉ बताता है जितना जंक्शन पे करंट आएगा उतना ही करंट जंक्शन से निकलेगा भी, यानी कि करंट इन इज इक्वल टू करंट आउट, यानी कि जंक्शन पे करंट कितना बचेगा, 0। दैट इज अल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ध्यान में रखना, इसमें एक छोटा मोटा कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो ये हमारा एक एक्सटेंशन बॉक्स है ना, और ये हमारा मेन AC बोर्ड है ना, और ये एक्सटेंशन बॉक्स की पिन लगी हुई है, ठीक है, और ये यहाँ से हमारा ये मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ है, इधर हमारा इस जंक्शन बॉक्स पे टीवी लगा है, और इधर मान लो हमारा क्या बोलते हैं ये एक्सटेंशन बॉक्स पे इधर एक और मोबाइल चार्जिंग पे रखा हुआ है ना। तो जंक्शन, ये जो एक्सटेंशन बॉक्स हो गए बन गए हैं जंक्शन, राइट। तो यहाँ से जितना करंट इस एक्सटेंशन बॉक्स पर आएगा उतना ही इधर जाएगा। आई बात समझ में? इसका मतलब ये नहीं है कि जंक्शन में करंट 0 होगा। अगर आप जंक्शन पे हाथ, ये क्या होता है एक्सटेंशन बॉक्स में हाथ डालोगे ना तो करंट लगेगा कहीं खतरनाक। तो जंक्शन पे करंट 0 है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से अगर इसमें 10 मान लो 5 एम्पियर का करंट आया है तो ये 5 एम्पियर का करंट इन 3 हिस्सों में डिवाइड होगा, फिर 5 आएगा, फिर ये डिवाइड होगा, 5 आएगा, फिर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। समझ में आई बात? इसलिए बात ध्यान में रखना, ये समझ के जंक्शन को एक्सटेंशन बॉक्स को हाथ पर लगा देना तो बेटा बहुत जोर के करंट लगेगा। चलो अब सेकंड, अच्छा इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी है, तो ये है वो न्यूमेरिकल, ये है न्यूमेरिकल। इसमें क्या बता रहा है, फिगर शोज करंट इन अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, फाइंड करंट एक्स। तो ये जो करंट है ये एक्स, ये कितना होगा ये फाइंड आउट करना है, एक्स कितना होगा। अगर यहाँ से जो हम लोगों ने करंट दिए वो 17 एम्पियर हो तो ये करंट कितना होगा, ठीक है। ये हमको फाइंड आउट करना है एक्स की वैल्यू। चलो देखो कैसा फाइंड आउट करेंगे, देखो अब यहाँ से 17 एम्पियर करंट आया तो यहाँ पर जंक्शन बन गया है ना, 17 एम्पियर करंट यहाँ से आया तो 3 एम्पियर उसमें से निकल गया, यानी कि यहाँ पर कितना करंट बचा, 14 एम्पियर। 14 एम्पियर यहाँ से बचा, 2 एम्पियर इसमें और जुड़ गया तो 14 और 2 हो गए 16। तो अब सी पॉइंट पर टोटल करंट कितना हो गया हमारा, 16 एम्पियर है ना। फिर से यहाँ से 17 आया, 3 निकल गया तो कितना बचा, 14। 14 यहाँ पर आया, 2 उसको और मिल गए तो 14 और 2 16। अब 16 में से 9 इधर चले गए, 16 में से 9 इधर चले गए तो इधर कितना आएगा, 16 में से 9 इधर चले गए तो इधर कितना आया बचेगा 7। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी होगी, 7 एम्पियर। ये देखो 7 एम्पियर। हमारे टेक्स्ट बुक में यहाँ डायग्राम थोड़ी सी गलत कर दिया है उसने, ये करंट की डायरेक्शन को उसने इधर बना दिया है, तो याद रखना उस वक्त इसका आंसर 7 एम्पियर नहीं आएगा, कुछ और आएगा। अब वो कितना आएगा वो आप सॉल्व करके देखो, ठीक है। फिर से ये ऐसी एक हमारी डायग्राम है। हाँ, मान लो यहाँ से 17 एम्पियर का करंट आया तो यहाँ पर जो करंट, यहाँ से करंट निकल गया मान लो 3 एम्पियर, और फिर यहाँ से और करंट निकल गया 2 एम्पियर, और इधर गया 9 एम्पियर। तो बताओ इस ब्रांच में करंट कितना जाएगा। हमारे टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम है। अब आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करो और बताओ मुझे, है ना। तो जो करंट जंक्शन की तरफ आएगा उसको प्लस, और जो करंट जंक्शन से निकलेगा उसको करना है माइनस, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल खत्म होता है। और देखो अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे ना तो इसके बाद एक और न्यूमेरिकल है क्या, नहीं और कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये न्यूमेरिकल था, ये न्यूमेरिकल मैंने ले लिया है। चलो अब सेकंड किरचॉफ का सेकंड लॉ या वोल्टेज लॉ हम लोग शुरू करते हैं। तो अब हम देखते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमको क्या बताता है। चलो देखो ये एक सर्किट है, मान लो कि ये एक क्या है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, और यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये बैटरी है,
और मान लो कि ये यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये R1, ये है R2, ये है R3, ये है R4, ये A B C D E F। ठीक है, ये हमारा एक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। और ये बैटरीज हमने इसमें दो बैटरीज लगाए। मान लो कि जो पहली बैटरी है उसका EMF E1 है और जो दूसरी बैटरी है इसका EMF E2 है। समझ में आया? ओके। तो कोई भी एक क्लोज लूप ले लो या कोई भी एक सर्किट ले लो, उस सर्किट में जितना भी V होगा, V बोले तो I मल्टीप्लाइड बाय R होगा, दैट इज समेशन ऑफ IR प्लस जितनी भी उसमें बैटरी होगी उन सबका समेशन ऑफ E, ये हमेशा कितना होगा? 0 होगा। समेशन ऑफ IR प्लस समेशन ऑफ E इज इक्वल टू 0। ये बताता है किरचॉफ का सेकंड लॉ। अब हम इसको आगे देखेंगे, लेकिन पहले क्या पढ़े उसको लिख लेते हैं। तो देखो हमने क्या पढ़े, इन एनी क्लोज सर्किट अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो V और V इज इक्वल टू होता है IR, मैंने डायरेक्ट यहाँ IR लिखा है ना। अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ऑल कंपोनेंट प्लस अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल EMF बोले तो ये बैटरी का EMF E1 E2 इज इक्वल्स टू 0। यही है उसका सेकंड लॉ। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज किरचॉफ्स सेकंड लॉ और इसको हम लोग वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। समझ में आ गया? हाँ, अब इसके साइन कन्वेंशन देख लेते हैं हम लोग। नोट्स में देखना चाहते हैं आप तो ये हो गया हमारा, देखो ये भी हम लोगों ने किरचॉफ का फर्स्ट लॉ पढ़े है, ये किरचॉफ का सेकंड लॉ। अब इसकी साइन कन्वेंशन पढ़ लेते हैं हम लोग कि इसको इस्तेमाल कैसा करना है इस लॉ को। अब देखो इसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। एक कोई भी सबसे पहले लूप ले लो। लेट से कि हम ये लूप ले लेते, ए से गई हमारी गाड़ी F से D से C से A। तो लूप A F D C A, ठीक है। इस लूप में अब देखो हमारी ट्रेसिंग की डायरेक्शन, ट्रेसिंग बोल तो जैसा हम चलेंगे, ये मान लो हम लोग यहाँ से A से C की तरफ गए, ऐसा जा रहे हैं अब हम लोग, तो ऐसा जाएंगे, फिर ऐसा जाएंगे, फिर ऐसा जाएंगे और फिर वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे, है ना। तो अब देखो हमारे ट्रेसिंग की डायरेक्शन है ये, और यहाँ पर देखो करंट की भी डायरेक्शन है, वही सेम करंट की डायरेक्शन है। जिस डायरेक्शन में या जो डायरेक्शन से हम लोग चल रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग कहलाएगा वहाँ। तो हमारे ट्रेसिंग की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है। अगर हमारे चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो हम देखिए, ये मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है 2, तो हम यहाँ पर साइन लेंगे V बोले तो IR2, है ना, IR2, V बोले तो IR2, और इसके आगे साइन लेंगे हम माइनस का। अगर सेम डायरेक्शन है दोनों की, करंट की और हमारे ट्रेसिंग की, तो सिंबल कौन सा लेना है? निगेटिव, याद रखना। और अब आगे देखो, सो माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ से करंट I1 निकला तो यहाँ पर भी करंट कितना होगा? I1। अब यहाँ से करंट निकला है, मान लो ये I2 है, तो यहाँ पर जो करंट पहुँचा वो भी कितना पहुँचा? I2, है ना। अब हम ये ऐसा चल रहे हैं, यहाँ पर ऐसा जाएंगे, फिर अब यहाँ से ऐसा मुड़ेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर देखो हमारे चलने की डायरेक्शन नीचे है और करंट अपोजिट डायरेक्शन में। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है हमारी ट्रेसिंग की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो हम यहाँ पर लेंगे काय का निशान? पॉजिटिव का। तो इस तरह ध्यान में रखो, अपोजिट है तो पॉजिटिव, दोनों में भी PP आता, अपोजिट है तो पॉजिटिव। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे I2 और रेजिस्टेंस है R4 और डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, इसलिए प्लस, अपोजिट है तो पॉजिटिव, सेम है तो निगेटिव। समझ में आ गया? अब हमारी गाड़ी यहाँ तक पहुँच गई। फिर अब यहाँ से हम लोग कौन से बैटरी के कौन से टर्मिनल से घुस रहे हैं? पॉजिटिव टर्मिनल से घुस रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले E2, और अगर पॉजिटिव टर्मिनल से घुस रहे हैं बैटरी में तो हम लिखेंगे माइनस, निगेटिव का साइन। ठीक है, ठीक है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से घुस रहे हैं तो काय का निशान लेंगे हम? निगेटिव का, और इसी तरह निगेटिव से घुसेंगे तो पॉजिटिव का। चलो, अब ये ऐसा हमारी डायरेक्शन, ट्रेसिंग की डायरेक्शन। अब देखो फिर से करंट यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, करंट की डायरेक्शन ये है और हमारी डायरेक्शन ये है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो हम यहाँ लिखेंगे I2 R5
और हमारी ट्रेसिंग की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है तो पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए यहाँ पर साइन लेंगे हम पॉजिटिव। फिर यहाँ से ऐसा ऐसा चले, यहाँ तो रेजिस्टेंस है नहीं, यहाँ तो यहाँ पर है रेजिस्टेंस। अब फिर हम यहाँ से ऐसा चले, अब यहाँ से ऐसा मुड़ेंगे। अब देखो करंट की डायरेक्शन और हमारे चलने की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। ये करंट कौन सा है, I1 इधर से निकला था, तो यहाँ पर भी करंट हमेशा I1 ही आएगा क्योंकि चार्जेस हमेशा कंजर्व होते हैं। एनीवे, तो यहाँ से करंट I1 निकला तो यहाँ से भी करंट I2, तो यहाँ पर है I1 और रेजिस्टेंस है R1। करंट की और हमारी डायरेक्शन सेम है तो निगेटिव, तो यहाँ पर साइन लेंगे हम निगेटिव का। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ गई अब हमारी गाड़ी, अब यहाँ से आगे बढ़ रही है, तो हम निगेटिव टर्मिनल से बैटरी के घुस रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव E1। और फिर से हम कहाँ पर आ गए, A1 पर, तो हमारा लूप कंप्लीट हो गया। अब लिखेंगे 0। समझ में आया? अगर हमारी ट्रेसिंग की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो सिंबल आएगा निगेटिव का। हमारे ट्रेसिंग की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो सिंबल आएगा क्या का, पॉजिटिव का। ये है उसके साइन कन्वेंशन। और अगर हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जा रहे हैं तो सिंबल लेंगे निगेटिव का, और अगर हम निगेटिव टर्मिनल से जा रहे हैं तो सिंबल लेंगे पॉजिटिव का। समझ में आया? चलो और लगाते हैं इस लूप को। अब लूप ले लेते हैं ABEFA। तो लूप कौन सा लूप लिए, ए से गए हम कहाँ, बी से गए हम कहाँ, ई से गए हम F, और F से गए हम A। ठीक है, अब देखो A से B गए तो ये हमारे चलने की डायरेक्शन, मैं कलर चेंज कर देता हूँ पेन का, ये हमारे चलने की डायरेक्शन और ये करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है तो निगेटिव, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे -I1 R2, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम थी। अब यहाँ से हम इधर पलटे तो करंट यहाँ पर हमको कितना मिला, देखो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया नहीं है, आगे बता दूंगा करंट किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है। अभी बस ध्यान में रखो, यहाँ से आया करंट I1, यहाँ से करंट गया I2, तो यहाँ से करंट कितना निकलेगा, I1 + I2 मान लेते वो I3 के बराबर है। इधर से निकला मान लो 2 एम्पियर, इधर से निकला 2 एम्पियर, तो जंक्शन पे करंट कितना है 4 एम्पियर, तो जंक्शन से करंट कितना निकलेगा 4 एम्पियर। समझ में आ गया? 4 एम्पियर को मैंने कैसे डिनोट किया, I3 से, या मैं ये बोल सकता I1 + I2 = I3। ठीक है, हाँ। तो अब देखो हमारे चलने की ट्रेसिंग की डायरेक्शन भी वही है और करंट की भी डायरेक्शन वही है। अगर सेम है तो फिर से हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव। तो फिर से हम यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ, I3 R3 प्रोडक्ट लेना है, V = क्या होता है IR, तो I और ये R, और सेम है डायरेक्शन, ट्रेसिंग की और करंट की डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम लेंगे यहाँ फिर से निगेटिव। सेम है तो निगेटिव। ये यहाँ तक पहुँची गाड़ी अब हमारी, अब यहाँ तक पहुँच गई। अब यहाँ से फिर से इधर चल रहे हैं, तो I1 की और R की हम करंट की डायरेक्शन भी वही है और हमारे ट्रेसिंग की भी डायरेक्शन वही है, तो फिर से आएगा निगेटिव I1 R1। हम बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जा रहे हैं, इसलिए आएगा पॉजिटिव E1 = 0। ये हो गया इस लूप में किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करना। अच्छा, मैंने एक और बात आपको बता दी, मैंने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं सीखा आपको। तो लूप, ये लॉ समझ में आ गया होगा आपको, लॉ किस तरह अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। देखो नोट्स में भी लिखा मैंने, यही सेम लिया और यही लूप लिया मैंने। अब आप एक काम करो, BEDC, ये यहाँ से B से E की तरफ जाओ, E से D की तरफ जाओ, D से C की तरफ जाओ, C से B की तरफ जाओ, और मुझे ये किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करके बताओ उसमें, है ना। एक साइन कन्वेंशन के मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है ना। अब इसके बाद हमारा व्हिटसन ब्रिज शुरू होता है। 2 लॉज हम लोगों ने पढ़ ली है, समझ में आया? दोनों लॉज हम लोगों ने पढ़ लिए। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जो कि था जंक्शन लॉ, और जंक्शन लॉ हमको क्या बताता है, जंक्शन लॉ हमको ये बताता है कि जंक्शन पे करंट कितना होता है, 0। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़े, दूसरा हम लोगों ने पढ़े वोल्टेज लॉ या सेकंड लॉ, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ क्या बताता है हमको, समेशन ऑफ IR प्लस समेशन ऑफ V = 0। सिंबल कैसे लेने हैं, ट्रेसिंग की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो सिंबल लेंगे निगेटिव का, और अगर ट्रेसिंग की डायरेक्शन और हमारे करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो सिंबल लेंगे पॉजिटिव का। उसी तरह अगर हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर कर रहे हैं
तो सिंबल लेंगे हम निगेटिव का। उसी तरह अगर बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से हम लोग इंटर कर रहे हैं तो सिंबल लेंगे हम काय का, पॉजिटिव का। ये हो गया दोनों लॉस, है ना। अब मैंने आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं सिखाया, मैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिखा देता हूँ आपको और आज का टॉपिक हम यहाँ पर खत्म कर देंगे। चलो करंट डिस्ट्रीब्यूशन देखो कि करंट को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में काम में आएगा। तो मान लो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और यहाँ पर हम लोगों ने लगाया रेजिस्टेंस और यहाँ पर लगा दिया एक रेजिस्टेंस मान लो यहाँ लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा मान लो यहाँ लगा दिए। इन रेजिस्टेंस को नाम भी दे देते हैं, लेट से ये हो गया R1 रेजिस्टेंस, ये हो गया R2 रेजिस्टेंस, ये हो गया R3 रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस लगा देते, मान लो एक रेजिस्टेंस यहाँ पर था हमारा, ये हो गया R4, और मान लो एक रेजिस्टेंस यहाँ पर हो गया हमारा, ये हो गया R5। तो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। लेट से यहाँ से शुरू करते हैं, A और B C, सॉरी हाँ, यहाँ पर पॉइंट लिखना था मैंने, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं B और यहाँ लिखता हूँ मैं C और यहाँ D, यहाँ E और यहाँ F। करंट दौड़ाने के लिए हम यहाँ बैटरी भी लगा देते हैं। तो ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया निगेटिव टर्मिनल, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया बैटरी का निगेटिव टर्मिनल। लेट से ये बैटरी का EMF E1 है और इस बैटरी का EMF E2 है। अब ध्यान में रखो, मैंने आपको बताया था करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। तो यहाँ से करंट पॉजिटिव से निकला, ये यहाँ से करंट निकलेगा। कितना करंट निकला, मान लो जितना भी करंट निकला उसकी वैल्यू है I1। फिर यहाँ से यहाँ पर करंट आया तो अभी भी कितना हो जाएगा वो I1। फिर रेजिस्टेंस से करंट गया है, रेजिस्टेंस से भी करंट अगर गया है तो उसकी वैल्यू कम नहीं होती है, यहाँ पर भी करंट कितना होगा, I1 ही होगा। अब देखो ये एक बैटरी थी, इस बैटरी ने जो करंट निकाली मान लो वो है I2, तो ये यहाँ से यहाँ पर जाएगा जो करंट वो भी होगा I2। रेजिस्टेंस करंट को कम नहीं करता है, बस स्लो कर देता है। आई बात समझ में, अगर रेजिस्टेंस से पहले करंट I2 है तो यहाँ पर भी करंट कितना होगा, रेजिस्टेंस के बाद भी I2। और ये हो गया जंक्शन, 3 कंडक्टिंग वायर मिल गया तो ये हो गया जंक्शन। अब जंक्शन की तरफ कितना करंट आया, I1 प्लस I2, तो यहाँ से करंट भी कितना निकलेगा, I1 प्लस I2 करंट ही निकलेगा, जिसको मैंने I3 से डिनोट किया है। समझ में आई बात। हाँ, जंक्शन पर करंट कितना आया, इधर से इस बैटरी से I1, इस बैटरी से I2, तो जंक्शन से करंट निकलेगा भी कितना, I1 प्लस I2। फिर ये यहाँ पर भी करंट I1 प्लस I2 को हमने I3 से डिनोट किया, तो यहाँ पर भी करंट कितना रहेगा, I3। और रेजिस्टेंस से गुजरने के बाद भी करंट कितना रहेगा, I3। हमको मालूम है चार्जेस हमेशा कंजर्व रहते हैं। अगर यहाँ से करंट I1 निकला है तो यहाँ पर करंट आएगा भी कितना, I1। अगर यहाँ से करंट I2 निकला है तो यहाँ से करंट आएगा भी कितना, I2। तो ये हो गया I3। अब ये I3, क्योंकि I3 किसके बराबर था, I1 प्लस I2, तो I3 का ये जो I1 कंपोनेंट है ये जाएगा ऊपर, क्योंकि यहाँ से I1 निकला था तो यहाँ पर I1 ही जाएगा। और I3 का जो ये I2 कंपोनेंट है वो जाएगा इधर नीचे, और यहाँ पर भी होगा कितना, I2, और यहाँ पर भी कितना होगा, I2, यहाँ पर भी कितना होगा, I1। इस तरह हम लोग करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और ये ज़रूरी है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, सीखने के लिए। अब देखो इस टॉपिक पर हमारे टेक्स्ट बुक में एक न्यूमेरिकल भी दिए हुए हैं, इस टॉपिक पर किरचॉफ के वोल्टेज लॉ के ऊपर। ये किरचॉफ के वोल्टेज लॉ के ऊपर क्या दिया हुआ है, 2 न्यूमेरिकल भी दिए हुए, लेकिन इस न्यूमेरिकल को हम लोग पर्सनली सॉल्व करेंगे, लेक्चर में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, देखो एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर बताना भूल गया। एक था हमारा क्या, जंक्शन लॉ या फर्स्ट लॉ, और एक था हमारा क्या, सेकंड लॉ। अब फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है, मान लीजिए करंट बोले तो फ्लो ऑफ चार्ज, ये हमारा एक जंक्शन है। मान लो यहाँ से करंट आया 3 एम्पियर और यहाँ से भी करंट आया कितना, 2 एम्पियर, तो यहाँ से करंट कितना निकलेगा, 5 एम्पियर, है ना। यही तो हमको बताया था कि जंक्शन पे करंट कितना बचेगा, 0। ये 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर, है ना। तो जितने चार्ज यहाँ पर आए, जितने क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पर आए, तो निकलेगी भी कितने, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज निकलेगा, क्योंकि आई बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज है। तो जितने चार्ज यहाँ फ्लो हो गए उतने चार्ज यहाँ से फ्लो होकर बाहर भी निकल जाएगी। यानी कि जो फर्स्ट लॉ है वो हमको काय के बारे में बताता है, वो हमको बताता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बारे में बताता है। काय के बारे में बताता है,
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। सेकंड लॉ हमको क्या बताता है? सेकंड लॉ बताता है ईएमएफ। ईएमएफ आपको मालूम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, भले इसके नाम में फोर्स है लेकिन है ये बेसिकली एनर्जी, ड्राइविंग एनर्जी बोलते हैं हम लोग इसे, है ना। तो है ये बेसिकली एनर्जी प्लस समेशन ऑफ आई आर, करंट भी बेसिकली एनर्जी है, इज इक्वल टू 0। तो जिस तरह पहला फर्स्ट लॉ हमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताता है, उसी तरह सेकंड लॉ हमें क्या बताता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि समेशन ऑफ ई प्लस समेशन ऑफ आई आर ये हमको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में कैसे बताता है, तो आप कमेंट में सेक्शन में इंक्लूड कीजिए, मैं न्यूमेरिकल के वक्त इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, ये हुआ तीसरा लेक्चर। अब चौथा लेक्चर में हम लोग वेट्सन ब्रिज शुरू करेंगे।